दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रेस ब्रीफिंग से लेकर के सोशल मीडिया के हर कोने तक हमने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सूफिया कुरैशी को देश की उस सशक्त नारी के रूप में देखा जो हमें गर्व से भर देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में एक और विमेन ऑफिसर थी जिन्होंने न सिर्फ एक हाई वैल्यू टेरर साइट को डिस्ट्रॉय किया बल्कि उस धारणा को भी तोड़ दिया कि विमेन ऑफिसर्स फाइटर जेट्स की कॉकपिट्स में बैठ करके ऑपरेशन में हिस्सा शायद ही ले पाएंगी। इंटरेस्टिंगली आज रक्षाबंधन भी है और ये एक बढ़िया मौका है कि हम उन फीमेल ऑफिसर्स की बात करें जिन्होंने देश की रक्षा करने में इस तरह कंट्रीब्यूट किया कि जेंडर के डिस्टिंक्शन को कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के मुरीद के शहर में एक जगह है मरकज तैयबा। ये कोई आम एड्रेस नहीं है, ये लश्कर तैयबा के सबसे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्स में से एक माना जाता है। हाफिज सईद का गढ़ और वो जगह जिसका नाम भारत के खिलाफ टेरर एक्टिविटीज और 26/11 मुंबई अटैक्स की कॉन्स्पिरेसी से बार बार जोड़ा गया है। डिकेड से इंडिया के लिए ये सिर्फ एक पाकिस्तान में मौजूद बिल्डिंग नहीं थी, ये एक सिंबल था टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमने बहुत कुछ सुना, टारगेट्स, वेपन्स, प्लानिंग्स, रिटेलिएशन, लेकिन रिसेंटली सामने आई एक इन्फॉर्मेशन ने इस पूरी स्टोरी में एक और फैसिनेटिंग चैप्टर ऐड कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुरीद के मरकज तैयबा को टारगेट करने वाले स्ट्राइक पैकेज में एक विमेन फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी शामिल थी। जरा एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए दोस्तों, रात का अंधेरा है, कॉकपिट में इंस्ट्रूमेंट की लाइट्स है, सामने एक हाई वैल्यू मिशन जहां मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश नहीं है और एक इंडियन विमेन ऑफिसर अपने Su-30 MKI के कॉकपिट में बैठी हुई पाकिस्तान के अंदर एक हाईली सेंसिटिव टारगेट की डायरेक्शन में बढ़ रही। उनका नाम शायद हम कभी जानेंगे नहीं, उनका चेहरा शायद कभी सामने आएगा नहीं, लेकिन सवाल यह है कि वो उस कॉकपिट तक पहुंची कैसे? कौन सा सफर था जो एक इंडियन विमेन ऑफिसर को एक लाइव कॉम्बैट स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनाने तक लेकर गया? और क्या मुरीद के की उस रात कॉकपिट में बैठी वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टोरी है या फिर इंडियन एयरफोर्स के अंदर डिकेड से चल रहे ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष नायक और आप देख रहे थे पैम्फलेट। और आज की स्टोरी सिर्फ एक एयर स्ट्राइक की नहीं है, ये उस जर्नी की स्टोरी है जो इंडियन विमेन को मेडिकल ब्रांच से लेकर के फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट और लाइव कॉम्बैट मिशंस तक लेकर के गई। डिफेंस और सिक्योरिटी सोर्सेज के हवाले से द प्रिंट समेत कई मेजर पब्लिकेशन ने रिपोर्ट किया कि मुरीद के मरकज तैयबा पर स्ट्राइक करने वाले पैकेज में एक विमेन फ्लाइट लेफ्टिनेंट शामिल थी जो Su-30 MKI फ्लाई कर रही थी। वही Su-30 MKI जो इंडियन एयरफोर्स के मोस्ट कैपेबल मल्टी रोल फाइटर प्लेटफॉर्म्स में से एक है। एयर डोमिनेंस से लेकर के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक रोल्स तक ये एयरक्राफ्ट मल्टीपल मिशन प्रोफाइल्स परफॉर्म कर सकता है। ब्रह्मोस जैसे वेपन्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी हो या डिफरेंट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन्स का रोल, Su-30 MKI इंडियन एयर पावर का एक मेजर पिलर है। अब डिस्कवरी की डॉक्यू सीरीज डी क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर में भी एक विमेन ऑफिसर को दिखाया गया है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी डेलिबरेटली कंसील की गई है। जो पायलट्स लाइव कॉम्बैट ऑपरेशंस में जाते हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर हाई वैल्यू टारगेट्स के अगेंस्ट उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना एक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट हो सकती है, चाहे पायलट मेल हो या फिर फीमेल। तो हम उनका चेहरा नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि शी वॉज देयर एंड शी फ्लू दैट मिशन, और शायद इसी वजह से ये स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन के 9 टारगेट्स में मुरीद के और बहावलपुर जैसे लोकेशंस का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अलग था। ये सिर्फ बॉर्डर के पास मौजूद लॉन्च पैड्स नहीं थे, ये उन लार्ज एयर नेटवर्क से लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर थे जिनका नाम डिकेड से इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी कन्वर्जन का हिस्सा रहे हैं। और शायद इसी वजह से मुरीद की स्ट्राइक को सिर्फ विमेन पायलट पार्टिसिपेटेड इन स्ट्राइक वाली हेडलाइन तक लिमिट कर देना इस स्टोरी को रियल डेप्थ मिस करना होगा, क्योंकि उस कॉकपिट तक पहुंचने में 34 साल लगे हैं। दोस्तों जरा पीछे चलते हैं, साल 1991। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स में विमेन का रोल लार्जली मेडिकल ब्रांच तक लिमिटेड था, लेकिन 1991 के बाद विमेन ऑफिसर्स के लिए डिफरेंट नॉन मेडिकल ब्रांचेस में कमीशन के डोर्स खुलने लगे। फिर आया 1994, विमेन का एक अर्ली बैच हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लाइंग के लिए सिलेक्ट किया गया। इसी जनरेशन से 2 नाम बाद में इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री का पार्ट बने, गुंजन सक्सेना और श्रीविद्या राजन। और फिर आया 1999 कारगिल वॉर। ये सिर्फ माउंटेन्स पर फॉट एक वॉर नहीं थी, एक्सट्रीम एल्टीट्यूड, अनप्रेडिक्टेबल वेदर, डिफिकल्ट टेरेन और एनिमी पोजीशंस की वजह से हर मिशन हाईली चैलेंजिंग था। इसी वॉर के दौरान इंडियन विमेन पायलट्स ने कॉम्बैट जोन में मिशंस फ्लाई किए, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, सप्लाईज, डेंजरस ऑपरेशनल एरियाज में फ्लाइंग। उनके पास फाइटर जेट्स नहीं थे, लेकिन कॉम्बैट जोन में विमेन पायलट्स की कैपेबिलिटी का वो एक मेजर टेस्ट था। एक टेस्ट जिसके बाद शायद सबसे बड़ा क्वेश्चन और लाउडली सामने आया, अगर विमेन कॉम्बैट जोन में फ्लाई कर सकती हैं तो फाइटर कॉकपिट्स में क्यों नहीं? लेकिन फिर सरकार बदली और आया अक्टूबर 2015। गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अंदर एंड देन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर के टेन्योर में विमेन के लिए फाइटर स्ट्रीम को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ओपन करने का डिसीजन लिया गया। और दोस्तों, पॉलिसी चेंज करना एक चीज़ है, लेकिन फाइटर पायलट्स बनना कंप्लीटली डिफरेंट गेम है। आपको रिगोरियस फ्लाइंग ट्रेनिंग से गुजरना होता है, एडवांस्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, हाइजीन एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्स मिशन प्रोफाइल्स, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल ट्रेनिंग, ऑपरेशन क्वालिफिकेशन। और फिर आया 18 जून 2016। 3 नाम हिस्ट्री में एंटर हुए, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह।
भावना कांत के बारे में हमने एक पूरी प्रोफाइलिंग करी है, आप उसको जरूर देखें। इंडिया की फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट्स थी हैं, उसके बाद एक एक करके बैरियर्स ब्रेक होते गए। पवनी चतुर्वेदी ने सोलो फाइटर जेट उड़ाने का हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया। भावना कांत कॉम्बैट मिशंस के लिए ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन अचीव करने वाली फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट में शामिल हुई। और धीरे धीरे एक चीज क्लियर हो गई कि क्वेश्चन ये नहीं था कि विमेन फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकती है या नहीं, क्वेश्चन ये था कि क्या सिस्टम उन्हें अपॉर्चुनिटी देने के लिए रेडी है। इंडिया में अभी एक्सपेरिमेंट सिर्फ सिंबलिक नहीं रहा। 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने विमेन फाइटर पायलट्स के एक्सपेरिमेंटल इंडक्शन को परमानेंट पॉलिसी बना दिया। यानी अब विमेन फाइटर्स पायलट एक एक्सेप्शन नहीं थी, वो इंडियन एयरफोर्स की परमानेंट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का पार्ट बन चुकी थी। और यहीं से 7 मई 2025 की उस रात को समझना और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि मुरीदके की तरफ बढ़ रही वो विमेन फ्लाइट लेफ्टिनेंट किसी ओवरनाइट डिसीजन का रिजल्ट नहीं था। वो 1991 में शुरू हुआ चेंज का रिजल्ट था। वो 1994 के फर्स्ट विमेन फाइटर बैचेस की जर्नी का रिजल्ट था। वो कारगिल के कॉम्बैट जोन फ्लाइंग एक्सपीरियंस का रिजल्ट था। वो 2015 के फाइटर स्ट्रीम डिसीजन का रिजल्ट था। वो 2016 की फर्स्ट 3 विमेन फाइटर पायलट्स के ब्रेक थ्रू का रिजल्ट था। और वो 2022 में पॉलिसी को परमानेंट बनाने के डिसीजन का रिजल्ट था। लेकिन दोस्तों, इस स्टोरी का एक बिगर पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कंटेक्स्ट भी है, क्योंकि 2014 के बाद इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक विजिबल शिफ्ट दिखा गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिपीटेडली ये मैसेज दिया कि टेररिज्म के अगेंस्ट इंडिया का रिस्पॉन्सिव स्टेटमेंट्स और डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स, पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और फिर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर। हर ऑपरेशन के सर्कमस्टांसेस अलग थे, ऑब्जेक्टिव्स अलग थे, लेकिन एक ब्रॉडर मैसेज ग्रेजुअली क्लियर होता गया कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी के अगेंस्ट अटैक्स को डील करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस को अपनी स्ट्रेटेजिक टूलकिट का पार्ट बनाता है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्म फोर्सेज की कैपेबिलिटी और नारी शक्ति को भी इंडिया की नेशनल स्ट्रेंथ के इंपॉर्टेंट पिलर्स के तौर पर हाईलाइट किया। और दूसरी तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह की लीडरशिप में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सिक्योरिटी एजेंसीज ने टेरर फाइनेंसिंग, टेरर नेटवर्क्स, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और इंटरनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट एक्शन को नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का सेंट्रल फोकस बनाए रखा। यानी एक तरफ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नेटवर्क, डिप्लोमेटिक प्रेशर, आर्म फोर्सेस की ग्रोइंग कैपेबिलिटी और दूसरी तरफ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। हमें मुरीदके की उस रात को इसी बिगर फ्रेमवर्क में देखना चाहिए, क्योंकि एक एयर स्ट्राइक सिर्फ एयरफोर्स की स्टोरी नहीं होती, उसके पीछे इंटेलिजेंस होती है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन होता है, सर्विलांस होता है, मिशन प्लानिंग होती है, पॉलिटिकल क्लियरेंस होता है और फिर फाइनली कॉकपिट में बैठी वो पायलट होती है जिसे प्रेशर के बीच मिशन एग्जीक्यूट करना होता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी विमेन ऑफिसर्स की कंट्रीब्यूशन को इंडिया की नारी शक्ति का एग्जांपल बताया। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि इस स्टोरी की बिगेस्ट एप्रिसिएशन किसी स्पीच में नहीं है। इस स्टोरी की बिगेस्ट एप्रिसिएशन उस मोमेंट में है जब स्ट्राइक पैकेज प्रिपेयर हो रहा होगा, जब पायलट सिलेक्ट किए जा रहे होंगे, जब ट्रेनिंग रिकॉर्ड देखे जा रहे होंगे, जब मिशन प्रोफाइल एनालाइज हो रही होगी। तब शायद ये किसी ने नहीं पूछा होगा कि इसमें विमेन पायलट भी है क्या। सवाल सिर्फ इतना रहा होगा कि हु इज द बेस्ट पर्सन टू फ्लाई दिस मिशन। और अगर यही सवाल था तो शायद यही रियल क्वालिटी है। जेंडर कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, जेंडर कोई लिमिटेशन नहीं था, जेंडर हेडलाइन नहीं था, कैपेबिलिटी हेडलाइन थी। तो दोस्तों, 1991 से 2025 तक का ये सफर सिर्फ 34 साल का कैलेंडर नहीं है, ये इंडियन मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है। मेडिकल ब्रांच से कॉकपिट तक, हेलीकॉप्टर से कॉम्बैट जोन फ्लाइंग तक, कॉम्बैट जोन से फाइटर कॉकपिट तक, ट्रेनिंग मिशन से ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन तक और ऑपरेशन क्वालिफिकेशन से एक लाइव हाई वैल्यू कॉम्बैट स्ट्राइक तक। हम शायद उस विमेन फाइटर लेफ्टिनेंट का नाम कभी नहीं जानेंगे। हम शायद कभी नहीं जानेंगे कि मिशन से पहले उन्होंने क्या सोचा होगा। हम शायद उनकी फैमिली के नाम भी कभी नहीं जानेंगे। लेकिन शायद इसी में इस स्टोरी की सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि सोल्जर्स और कॉम्बैट पायलट्स की बिगेस्ट आइडेंटिटी कभी भी ये नहीं होती कि दुनिया उन्हें कितना जानती है। उनकी बिगेस्ट आइडेंटिटी ये होती है कि जब कंट्री को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, दे वर देयर। मुरीदके की उस रात हाफिज सईद के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की डायरेक्शन में बढ़ते हुए Su-30 MKI के कॉकपिट में सिर्फ एक पायलट नहीं बैठी थी, उस कॉकपिट के पीछे इंडियन फोर्स की 34 साल की जर्नी थी। उसके पीछे जनरेशंस ऑफ विमेन ऑफिसर्स का स्ट्रगल था और पीछे पॉलिसी रिफॉर्म्स थे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस थे और एक ऐसा भारत था जहां विमेन को अब सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब दोस्तों, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।